तो स्वागत है आपका नौकरी प्लस क्लासेस में। मैं हूं रिंकेश जयंत। आज हम डेवलपमेंट का दूसरी क्लास करेंगे। पहले हमने केवल डेवलपमेंट पढ़ा था, विकास की परिभाषा वगैरह पढ़ी थी, उसकी विशेषताएं पढ़ी थी। उसके बाद हमने वृद्धि तथा विकास का अंतर पढ़ा था। और जिस किसी ने नहीं देखा हो वो नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। सेकंड क्लास, विकास की अवस्थाएं। विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने अपने हिसाब से अलग अलग विशेषताएं बता दी, वो अवस्थाएं बता दी हैं। कैसी कौन कौन सी व्यवस्थाएं बताई हैं, जैसे कि मैं बताता हूँ। रॉस व फ्रॉयड के अनुसार, रॉस व फ्रॉयड ने विकास की अवस्थाएं 5 प्रकार की बताई हैं। रॉस व फ्रॉयड ने विकास की 5 प्रकार की अवस्थाएं बताई हैं। ठीक, रॉस व फ्रॉयड ने 5 प्रकार की अवस्थाएं बताई हैं विकास की। ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, ठीक है, कि किसने कितने प्रकार की अवस्थाएं बताई हैं, किसने कितने प्रकार की अवस्थाएं बताई हैं। तो रॉस व फ्रॉयड ने बताई हैं 5 प्रकार की अवस्थाएं। कॉलिसनिक ने बताई हैं 10 प्रकार की अवस्थाएं। कॉलिसनिक ने बताई हैं 10 प्रकार की अवस्थाएं बताई हैं कॉलिसनिक ने। ठीक है, 10 प्रकार की अवस्थाएं बताई हैं। ठीक, और पियाजे और ब्रूनर ने भी बताई हैं। पियाजे को तो आपको पता ही होगा कितने प्रकार की बताई हैं। तो पियाजे ने बताई हैं जी 4 प्रकार की। पियाजे ने बताई हैं 4 प्रकार की, और ब्रूनर ने बताई हैं 3 प्रकार की। ब्रूनर ने बताई हैं 3 प्रकार की। ठीक, इसकी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसने कितने प्रकार की अवस्थाएं बताई हैं, हमें बस उतना ही जानना आवश्यक है, क्योंकि यही एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फैक्ट है, यूपी टेट, सुपर टेट वगैरह में पूछ लिया जाता है। और इसके अलावा एक है अर्नेस्ट क्रिस जोन्स, जो कि पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन, क्रिस जोन्स वाला, तो इसे ज़रूर लिखना है। अर्नेस्ट क्रिस जोन्स। अर्नेस्ट क्रिस जोन्स ने विकास की 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई हैं। अब 4 प्रकार की बताइए, कौन कौन सी बताई है, इसमें ये पूछ लिया गया है, और ये पता होना चाहिए कितने प्रकार की बताई हैं। इसमें उन्होंने बताई है नंबर पहली शैशवावस्था बताई है। इसमें इन्होंने नंबर पहली बताई है शैशवावस्था। ग्रीन से आपको दिखाई नहीं देता, हम ये लेते हैं रेड। नंबर पहली बताई है शैशवावस्था। दूसरी बताई है बाल्यावस्था। ठीक है जी, उसके बाद बताइए उन्होंने किशोरावस्था। ठीक, उसके बाद उन्होंने बताई है किशोरावस्था। फिर उन्होंने बताई है प्रौढ़ावस्था। नंबर चौथी बताई है प्रौढ़ावस्था। युवावस्था इन्होंने नहीं बताया है, युवावस्था इन्होंने नहीं बताया है। तो इसे स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसे आप लिख लीजिए। तो अर्नेस्ट क्रिस जोन्स ने 4 प्रकार की अवस्था बताई हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। ठीक है जी, अच्छा, इतना सब क्लियर हो गया होगा। अब इसे रफ करते हैं, और अब हम सामान्य तौर पर देखते हैं कितने प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। ये तो हमने अवस्थाएं लिख दी हैं, सामान्य तौर पर देखेंगे। ठीक है, इसे लिख लेना और याद कर लेना इसे। चलो, अब देखते हैं कितने प्रकार की अवस्थाएं होती हैं सामान्य तौर पर। सामान्य रूप में कितने प्रकार की अवस्थाएं हम पढ़ते हैं। सामान्य रूप में विकास की अवस्थाएं। तो सामान्य रूप में विकास की अवस्थाएं देखते हैं। तो देखो, सबसे पहली अवस्था क्या होती है? सबसे पहली अवस्था क्या होती है? सबसे पहली अवस्था क्या होती है? बच्चे का विकास कहाँ से शुरू होता है? बच्चे का विकास कहाँ से शुरू होता है? बच्चे का विकास शुरू होता है गर्भावस्था से। सबसे पहली अवस्था कौन सी होती है? गर्भावस्था।
सबसे पहली अवस्था होती है जी गर्भावस्था। कहाँ से कहाँ तक होती है? गर्भ से जन्म तक। जन्म तक इसकी ये समय सीमा होती है। ठीक है। नंबर दूसरी अवस्था के बारे में बात करते हैं। गर्भावस्था के बाद में आती है शैशवावस्था। शैशवावस्था, गर्भावस्था के बाद में शैशवावस्था। शैशवावस्था कहाँ से? जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। जन्म से 2 वर्ष तक। जन्म से 2 वर्ष तक। ओके। इसके बाद कौन सी अवस्था आती है? बाल्यावस्था आती है। बाल्यावस्था को हमने 2 रूपों में बांट दिया, 2 भागों में डिवाइड कर दिया है बाल्यावस्था को। ठीक है, मैं लिखता हूँ बाल्यावस्था। नंबर तीसरा बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था के 2 रूप कौन से होते हैं? एक हमने पढ़ लिया प्रारंभिक बाल्यावस्था और दूसरे पढ़ते हैं उत्तर बाल्यावस्था। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था को देख लेते हैं। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या कहाँ से कहाँ तक होती है? ये जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, 2 के बाद 6 वर्ष तक, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक। ठीक। प्रारंभिक बाल्यावस्था के बाद एक उत्तर बाल्यावस्था आती है। उत्तर बाल्यावस्था कहाँ से कहाँ तक? 6 से लेकर 12 वर्ष तक। 6 से 12 वर्ष तक ये उत्तर बाल्यावस्था आ जाती है। इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। किसी किसी बुक में आपने शैशवावस्था को जन्म से लेकर 6 वर्ष तक देखा होगा। इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। बाल्यावस्था को हमने प्रारंभिक बाल्यावस्था, इसको बाल्यावस्था को हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया है, 2 से 6। और कहीं कहीं आपने शैशवावस्था को जन्म से लेकर 6 वर्ष देखा होगा। कहीं कहीं आपने शैशवावस्था को जन्म से लेकर 6 वर्ष देखा होगा, इसे मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ। ठीक है। और बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद में कौन सी अवस्था आती है? किशोरावस्था। ठीक। नंबर चौथे पे आता है किशोरावस्था। किशोरावस्था कहाँ से कहाँ तक? यहाँ तक 12 हो गया था, 12 से लेकर 18 वर्ष तक किशोरावस्था हो जाएगी। चलो 12 से लेकर 18 वर्ष तक। 12 से लेकर 18 वर्ष। किशोरावस्था के बाद कौन सी अवस्था आती है? इसके बाद आती है युवावस्था। तो युवावस्था देखते हैं। नंबर 5वें पॉइंट पे आती है युवावस्था। युवावस्था 5वें पॉइंट पे युवावस्था आती है। कहाँ से कहाँ तक? युवावस्था कहाँ से कहाँ तक? 18 से लेकर 25 भी बोल लेते हैं, वैसे 30 लिखा जाता है, कोई बात दिक्कत नहीं है। 18 से 30 वर्ष तक। पहले 25 वर्ष तक मानते थे, लेकिन अब 30 वर्ष मानने लगे। तो इसे देखना युवावस्था को 18 से लेकर 30 वर्ष तक। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या आता है? अच्छा, कौन सा युवावस्था हो गया? इसके बाद आएगा आपका प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था देखते हैं। प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था 30 से 60 वर्ष तक। प्रौढ़ावस्था 30 से 60 वर्ष तक हो जाती है। और इसके बाद आ जाती है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में कहाँ से कहता है? 60 से लेकर जब तक मृत्यु ना हो तब तक। तो इसके नीचे मैं लास्ट में लिख देता हूँ वृद्धावस्था। वृद्धावस्था, वृद्धावस्था 60 से लेकर मृत्यु तक होती है। साठ से लेकर मृत्यु तक। ठीक है। तो सामान्य रूप में विकास की अवस्था हमने कितनी देखी? हमने कुछ 6 अवस्थाएं देख ली। गर्भावस्था को गर्भ से लेकर जन्म तक बोला है। शैशवावस्था को जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। और किसी किसी बुक में जन्म से लेकर 6 वर्ष भी माना जाता है। उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। उसमें क्योंकि कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं इसे इसने डिफाइन अलग अलग कर दिया गया है। ठीक है। वो टर्म्स क्या होते हैं, अवस्थाएं, विशेषताएं क्या होती है, उसमें मालूम पड़ जाएगा आपको हमने शैशवावस्था को जन्म से 2 वर्ष ही क्यों बोला है।
ठीक है। और बाल्यावस्था को प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 साल तक और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 साल तक। ठीक। अच्छा, किशोरावस्था, किशोरावस्था 12 से लेकर 18 साल तक रहता है। युवावस्था 18 से 30, प्रौढ़ावस्था 30 से 60 और वृद्धावस्था 60 से मृत्यु तक। ठीक। तो एक्चुअल में जो हमारे पढ़ने वाली चीज़ें होती हैं, जो हम पढ़ते हैं, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो कौन कौन से आते हैं? शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से। इन 3 चीज़ों को हम पढ़ते हैं अक्सर करके। ठीक है, ये बाल्यावस्था ऐसे लिख लो। ठीक है, इन 3 चीज़ों को हम करते हैं। तो इन 3 चीज़ों की विशेषताएं पढ़ेंगे अभी हम। तो देखते हैं शैशवावस्था, इसे आप लिख लीजिए, मैं हट जाता हूँ। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं, इसे रफ करते हैं हम। अब आ जाते हैं हम शैशवावस्था। अब एक एक करके इनको सारी की सारी विशेषताएं पढ़ते हैं एक एक करके। ठीक है, तो आ जाते हैं शैशवावस्था पर। कुछ विशेषताएं हम समझते चलेंगे और इसे करते चलेंगे। अच्छा, शैशवावस्था। शैशवावस्था, 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 शैशवावस्था बोलते हैं। शैशवावस्था कब से कब तक? पता है, 0 से लेकर 2 वर्ष तक, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक। चलो भैया, इसके बारे में पढ़ते हैं। शैशवावस्था में बालक का क्या होता है? सबसे ज़्यादा बालक का शारीरिक और मानसिक विकास कहाँ होता है? शैशवावस्था में होता है। सबसे ज़्यादा बालक का शारीरिक तथा मानसिक विकास कहाँ होगा? शैशवावस्था में ही होगा। तो इसका नंबर पहला पॉइंट बन जाता है। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या बन जाता है? इसकी कुछ विशेषताएं जान लेते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ होती हैं और क्या क्या चीज़ सीधी की सीधी एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। इसलिए हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सारी की सारी विशेषताएं तैयार करी हैं। तो देखते हैं। शैशवावस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। जन्म से लेकर 2 वर्ष तक बच्चे की सबसे तीव्र गति से बच्चे का शारीरिक तथा मानसिक विकास होता है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, शैशवावस्था में अत्यधिक तीव्र गति से शारीरिक तथा मानसिक विकास होता है। मानसिक विकास होता है। सबसे ज़्यादा तीव्र गति से शारीरिक तथा मानसिक विकास कहाँ होगा? वो शैशवावस्था में होगा। इससे ज़्यादा तीव्र गति से और कहीं नहीं होता है। ठीक है, तो शैशवावस्था में अत्यधिक तीव्र गति से शारीरिक तथा मानसिक विकास होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे हम? दूसरे पॉइंट में क्या हो सकता है? शैशवावस्था में बालक जब छोटा बच्चा होता है तो कि वो बालक क्या करता है? उसमें दोहराने की प्रवृत्ति होती है, पुनरावृत्ति, यानी कि पुनरावृत्ति से बोलते हैं, दोहराने की प्रवृत्ति होती है। और उसमें जब छोटा बच्चा होता है जिज्ञासा प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। कैसे होती है जिज्ञासा प्रवृत्ति? जब किसी बालक के हाथ में कोई भी सामान दे सकते हैं तो वो उसे सारा तोड़ फोड़ देता है ना। तो इससे वो जानना चाहता है कि इसके अंदर क्या चीज़ है। इस वजह से हम कहते हैं कि उसमें जिज्ञासा प्रवृत्ति, जानने की इच्छा काफ़ी अधिक तीव्र गति से होती है, बहुत ज़्यादा होती है जानने की इच्छा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं, शैशवावस्था में दोहराने की प्रवृत्ति होती है, दोहराने की प्रवृत्ति बोल सकते हैं या फिर पुनरावृत्ति बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कहीं आपने पुनरावृत्ति भी देखा होगा, तो उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तथा जिज्ञासा प्रवृत्ति, जिज्ञासा प्रवृत्ति अत्यधिक प्रबल होती है। ठीक है,
अब देखो, शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है, मानसिक विकास सबसे ज़्यादा तीव्र गति से कहाँ होता है? शैशवावस्था में होता है। दोहराने की प्रवृत्ति, पुनरावृत्ति, जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है। जब बालक में जिज्ञासा प्रवृत्ति होगी और शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास होगा। मानसिक विकास कैसे होगा? जब बालक अच्छी से अच्छी, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सीखेगा तभी तो उसका मानसिक विकास होगा। तो हम कह सकते हैं बालकों में सीखने की क्षमता बहुत तीव्र होती है शैशवावस्था में, ठीक है। और बालक अनुकरण करके सीख जाता है, बालक को कोई सिखाता तो है नहीं है, बालक अब क्या करता है? दूसरे को देख के खुद सीख जाता है। तो इसलिए कहते हैं अनुकरण करके सीख जाता है, यानी कि नकल करके सीख जाता है। इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक। नंबर तीसरे पॉइंट में आता है शैशवावस्था में बच्चा शैशवावस्था में सीखने की गति, शैशवावस्था में सीखने की गति तीव्र होती है। और इस अवस्था में बालक अनुकरण करके सीखता है, ठीक है। इस अवस्था में बालक अनुकरण करके सीखता है, ठीक है। इस अवस्था में बालक कैसे सीखता है? अनुकरण करके सीखता है। बालक दूसरे की नकल करके दूसरे को देख के सीखता है। अच्छा, फिर क्या होता है? जब बच्चा छोटा होता है तो दूसरों पर निर्भर होता है। तो हम कह सकते हैं कि शैशवावस्था में बालक पर निर्भर होता है। शैशवावस्था में बालक पर निर्भर होता है, यानी कि अपना काम स्वयं नहीं कर पाता है, दूसरे से करवाता है ना। खुद तो कर नहीं पाता है, इतना काबिल नहीं होता है जिससे कि वो खुद कर सके अपना काम, इसलिए वो दूसरों पर निर्भर होता है या पर निर्भर होता है, हम ये बोल सकते हैं शैशवावस्था में बालक। और क्या होता है? शैशवावस्था में बालक में स्वप्रेम की, आत्म प्रेम की भावना अत्यधिक प्रबल होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कई बार को एग्जाम में पूछा जा चुका है। शैशवावस्था में बालक में आत्म प्रेम या स्वप्रेम की भावना अत्यधिक प्रबल होती है। शैशवावस्था में बालक में स्वप्रेम या आत्म प्रेम की भावना अत्यधिक प्रबल होती है। या फिर आत्म प्रेम की भावना अत्यधिक प्रबल होती है। ठीक है, इसका मतलब होता है बालक ये चाहता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम मिले, केवल मुझे ही प्रेम मिले, दूसरों को प्रेम ना मिले। वो चाहता है कि सारे लोग मुझसे ही प्रेम करें जब बालक छोटा बच्चा होता है। तो इसलिए कहते हैं कि बालक में स्वप्रेम या आत्म प्रेम की भावना अत्यधिक प्रबल होती है। वह चाहता है कि मेरे पास से जो भी व्यक्ति निकले सब सारे के सारे लोग मेरी तरफ ध्यान दें, ठीक है। इस वजह से कहते हैं बालक में स्वप्रेम की भावना अत्यधिक प्रबल होती है, ठीक है। बालक जन्म से ही संवेगात्मक व्यवहार प्रदर्शित करने लगता है। एक चीज़ और आती है, जन्म से ही संवेगात्मक व्यवहार प्रदर्शित करने लगता है। संवेग क्या होते हैं? जब बालक छोटा होता है तो वो अपने चीज़ों को किस तरह से व्यक्त करता है, अपने भावों को किस तरह से व्यक्त करता है, रोक कर, चिल्लाकर, हाथ में पटक कर, वही व्यक्त करता है। यही उसके मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होते हैं। मूल प्रवृत्ति पर डिपेंड करते हैं उसके सारे के सारे व्यवहार। क्योंकि जब उसे भूख लगती है तो वो रोक कर रोता है ना। और जब उसकी कोई चीज़ हम हाथ में देते हैं तो वो अपने इस चीज़ को मुंह में दे लेता है ना। तो इस तरह से क्या होता है कि उसको मूल प्रवृत्ति दिखाता है, मूल प्रवृत्ति वाला व्यवहार करता है, जो चीज़ वो लेकर आया होता है। जो मूल प्रवृत्ति का मतलब जो चीज़ वो लेकर आया है, जो चीज़ उसने लेकर जन्म लिया है। सबसे पहले बालक का क्रिया क्या होती है? सबसे पहले बालक रो कर दिखाता है, तो यही से उसका संवेग हो जाता है, यही उसका मूल प्रवृत्ति हो जाती है, व्यवहार भी यही हो जाएगा, ठीक है। संवेग और मूल प्रवृत्ति में डिफरेंस होता है, लेकिन बच्चों में वही संवेग और वही मूल प्रवृत्ति हो जाएगी छोटे बच्चों के अंदर, शैशव अवस्था में।
तो हम यहाँ लिखेंगे जन्म से ही बालक संवेगात्मक व्यवहार प्रदर्शित करता है। बालक संवेगात्मक व्यवहार प्रदर्शित करता है। जन्म से ही बालक संवेगात्मक व्यवहार प्रदर्शित करता है। छोटे बच्चों के अंदर सबसे पहले मनोवैज्ञानिकों ने सबसे शैशवावस्था में कितने प्रकार के संवेग बताए हैं? मनोवैज्ञानिकों ने शैशवावस्था में 4 प्रकार के संवेग बताए हैं। ये फिक्स है, क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। तो लिखो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बालक में या शिशु में, ऐसे लिखो शिशु में 4 प्रकार के संवेग पाए जाते हैं। 4 प्रकार के संवेग पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा, याद रखना। कौन कौन से? भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा, ये 4 प्रकार के संवेग पाए जाते हैं। इसे याद रखो कि जन्म से ही बालक में संवेगात्मक व्यवहार प्रदर्शित करता है। जैसे रोना, चिल्लाना, हाथ में पटकने, सब उसके संवेगात्मक व्यवहार होते हैं। और मनोवैज्ञानिकों के अंदर शिशु में 4 प्रकार के संवेग पाए जाते हैं। भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा, ये 4 प्रकार के संवेग पाए जाते हैं। क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, फैक्ट पूछा जा सकता है, तो इसे आप लिख लीजिए। मैं ऐसे रफ करता हूँ इसको, ठीक है, और ऊपर लिखता हूँ। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, एक इसमें एक और लिख लो। शैशवावस्था में बालक मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार प्रदर्शित करता है। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार प्रदर्शित करता है। शैशवावस्था में, इसे हटा देता हूँ, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, है ना, इसे हटा देता हूँ। मैं रेड से लिखता हूँ, है ना, तो यहाँ पे लिखते हैं। इसके बाद लिखना है आपको। शैशवावस्था में बालक मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार प्रदर्शित करता है। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार प्रदर्शित करता है। व्यवहार प्रदर्शित करता है। अच्छा जी, जैसे क्या? जैसे भूख लगने पर रोना, इतना ही लिख लेते हैं केवल, बस भूख लगने पर रोना, बस हमें ये पता होना चाहिए। बच्चे का व्यवहार जो होता है शैशवावस्था मूल प्रवृत्ति पर डिपेंड करता है, क्योंकि बालक उस शैशवावस्था में बोलना तो जानता नहीं है। बालक केवल कुछ दो तीन ही ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसके द्वारा अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है, अपनी बातों को समझा सकता है। जैसे कि रोना है, चिल्लाना है, बस यही चीज़ जानता है। जब बालक छोटा होता तो छोटा बालक तो हंसना भी नहीं जानता है। हंसना, जो हंसी वाली प्रवृत्ति होती है बालक के पास, कुछ दिनों के बाद आती है। हंसने वाली प्रवृत्ति जन्म से नहीं आती है। जन्म से केवल क्या रहता है उसके पास? रोना और चिल्लाना, हाथ पर पटकना, ये उसके जन्म से रहते हैं। यही उसकी मूल प्रवृत्ति होती है, जो जन्म लेकर पैदा हुआ है, जो लेकर आया है, ठीक है, यही इसकी मूल प्रवृत्ति होती है। तो इसके बाद आते हैं, एक और कर लेते हैं इसमें। शैशवावस्था में बालक में काम प्रवृत्ति बहुत अत्यधिक प्रबल होती है। काम प्रवृत्ति अत्यधिक प्रबल होती है। शैशवावस्था में बालक में काम प्रवृत्ति
अत्यधिक प्रबल होती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लेना। नहीं तो जब हम ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे तो इसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, उसमें देखना ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। तो ठीक है, लिए हमने कुछ पॉइंट लिख लिए, यही होता है। और अगर और इसको विस्तार में देखा जाए तो बालकों के अंदर जब बालक जन्म लेता है तो उसमें सामाजिकता का अभाव होता है, क्योंकि बालक छोटे पे केवल अकेले ही खेलना चाहता है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हो जाता है, शैशवावस्था के अंत तक देखोगे तो उसमें सामाजिक भावना का विकास होने लगता है। जन्म के समय बालक सामाजिक नहीं होता है, लेकिन जैसे ही दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता है बालक सामाजिक हो जाता है, बालक में सामाजिक विकास होना भी शुरू हो जाता है। तो जन्म के समय बालक में सामाजिकता का अभाव होता है। आप इसे समझना चाहें समझ लेना, लिखना चाहे लिख लेना, वैसे यहाँ जगह नहीं, बस ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यही क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में आ चुके हैं, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो लिख लीजिए, रफ करता हूँ इसे और आगे देखते हैं। शैशवावस्था का खेल खत्म हो गया, अब आते हैं बाल्यावस्था पर। तो हम बाल्यावस्था पर आते हैं। बाल्यावस्था को हमने दो चीज़ें पढ़ ली बाल्यावस्था में, दो प्रकार पढ़ लिए हमने बाल्यावस्था के, एक प्रारंभिक बाल्यावस्था, एक उत्तर बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालक में शारीरिक विकास होता रहता है, लेकिन उत्तर बाल्यावस्था में बालक में शारीरिक विकास में स्थिरता आ जाती है। इसे याद रखना। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालक का शारीरिक तथा मानसिक विकास होता रहता है। ठीक है, तो इस वजह से कहा जाता है कि इसे शैशवावस्था में 0 से लेकर 6 साल तक ही रखा जाता है। क्यों? क्योंकि 0 से लेकर 6 साल तक बालक का शारीरिक विकास होता रहता है। ठीक है, लेकिन यह अवस्था बालक की खेलने की आयु होती है, और अक्सर करके आपने क्वेश्चन में देखा होगा खेलने की आयु कौन सी होती है? बाल्यावस्था होती है। खेलने की आयु कौन सी होती है? बाल्यावस्था होती है। इस वजह से इसे बाल्यावस्था में रखा गया है। ठीक है, तो कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, और आराम से कर लेते हैं बाल्यावस्था। हम यहाँ लिख लेते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था पर एक मनोवैज्ञानिक ने टिप्पणी भी की है, इसे जीवन का अनोखा काल कहा है। किसने कहा है? कोल एवं ब्रूस ने इसे जीवन का अनोखा काल कहा है। ठीक है, किसने कहा है? इस विषय पे आप लिख लेना। ये जीवन का बाल्यावस्था क्या है? जीवन का अनोखा काल है। और किसने कहा है जीवन का अनोखा काल? जीवन का अनोखा काल है ये। और जीवन का अनोखा काल किस महाशय ने कहा है? ये महाशय जी हैं। कौन है ये? कोल एवं ब्रूस। कोल एवं ब्रूस, इन महाशय जी ने इसे जीवन का अनोखा काल कहा है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए आप इसे ज़रूर लिखें, ज़रूर याद करें। ठीक है, अच्छा, अब हम सबसे पहले हमने ये पढ़ा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था के दो प्रकार पढ़े थे हमने, अब पढ़ते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो चलो प्रारंभिक बाल्यावस्था पे आ जाते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, जो शैशवावस्था में वो प्रारंभिक बाल्यावस्था में है, तो फिर भी थोड़ा सा कर लेते हैं, थोड़ा सा इसमें लिख लेते हैं। इस अवस्था में बालक का शारीरिक विकास होता रहता है, इसमें लिख लेना। इस अवस्था में बालक का शारीरिक विकास होता रहता है, या ऐसे होता है, ऐसे लिख लो। ठीक है, अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे इसमें? बाल्यावस्था में बालक का शारीरिक विकास होता है। अच्छा, बालक में नकल करने की प्रवृत्ति होती है। जी बिल्कुल होती है। नकल करने की प्रवृत्ति जब शैशवावस्था में होती है तो इसमें भी नकल करने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है जी। अच्छा, इस अवस्था में बालक खिलौनों के साथ खेलता है, ऐसे लिख लेना। इस अवस्था में बालक खिलौनों के साथ खेलता है।
ठीक है। साथ खेलता है, ये क्या लिख दिया हमने, इसे गलत कर दिया हमने, है ना। तो चलो इसे ऐसे लिखना, खेलता है, इसलिए इसे खेल की आयु भी बोलते हैं, खिलौने से खेलने की आयु भी बोलते हैं इसे, ठीक है। अच्छा, यह अवस्था बालक आज्ञा न मानने वाली होती है, विरोधात्मक व्यवहार प्रदर्शित करने वाली होती है, ठीक है। तो इसमें लिख लेना, यह अवस्था, क्योंकि बालक को जो मन करता है वो खुलता है, वो किसी की सुनता नहीं है ना। तो यह अवस्था आज्ञा न मानने वाली होती है, यह अवस्था आज्ञा न मानने वाली तथा विरोधात्मक व्यवहार प्रदर्शित करने वाली होती है, तथा विरोधात्मक व्यवहार प्रदर्शित करने वाली होती है। चलो भैया, होती है। अच्छा, और इस अवस्था में बालक में नकल करने की प्रवृत्ति बहुत तेज होती है, इसे भी लिख लो, नकल करने की प्रवृत्ति तेज होती है। इस अवस्था में नकल करने की प्रवृत्ति इस अवस्था में नकल करने की प्रवृत्ति तेज होती है। तो ये चीज़ समझ आई होगी, इसमें कोई ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसे ये इंपॉर्टेंट है, खिलौनों के साथ खेलता है, यानी खिलौने की आयु भी बोलते हैं इसे, खिलौने से खेलने वाली आयु बोलते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था को। अगर प्रारंभिक बाल्यावस्था को ऑप्शन ना दे रखा हो तो डायरेक्ट हम बाल्यावस्था पे ही करेक्ट सही का निशान लगा के आते हैं, ठीक है। तो बस यही थे 4 पॉइंट, इसमें ज़्यादा कोई खास नहीं है इसमें। तो अब देखते हैं उत्तर बाल्यावस्था, देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हटाते हैं इसे, लिख लीजिए आप। चलो उत्तर बाल्यावस्था देखते हैं, ठीक है। चलो उत्तर बाल्यावस्था में क्या होता है, सबसे मेन चीज, इस अवस्था में बालक स्कूल जाना शुरू कर देता है। तो प्रारंभिक स्कूल की आयु बाल्यावस्था से शुरू होती है, बाल्यावस्था प्रारंभिक स्कूल की आयु होती है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है। इस अवस्था में बालक में शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। बालक का जो विकास होता है वो तीव्र गति से नहीं होता है, अब वो धीमी गति से चलने लगता है बालक का विकास इस अवस्था में। और जो जितना विकास हो चुका होता है उसमें दृढ़ता आती है, उसमें मजबूती आती है, बच्चा यहाँ पर समझना सीखता है, बच्चे में सामाजिक नैतिक विकास होने लगता है बाल्यावस्था में, ठीक है। अब बालक प्राणों के समान व्यवहार प्रदर्शित करता है, ठीक। तो करते हैं इसे, लिखते हैं इसे थोड़ा सा, इसमें कुछ पॉइंट लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट। तो इसे बोलते हैं इस अवस्था में बालक स्कूल जाना शुरू करता है, ऐसे ही लिखते हैं, इस अवस्था में बालक स्कूल जाना शुरू कर देता है। इस अवस्था में बालक विद्यालय जाना शुरू कर देता है। इस अवस्था में बालक विद्यालय जाना शुरू करता है। नंबर दूसरी बताओ, तो नंबर दूसरा देखते हैं हम इसमें, क्या है इसमें नंबर दूसरा, हम देखते हैं इस अवस्था में बालक के शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता आता है, तथा मानसिक विकास में स्थिरता आती है।
इस अवस्था में ऐसे लिख देते हैं, स्थिरता आती है तथा दृढ़ता आने लगती है, तथा इनमें दृढ़ता आने लगती है। यानी कि बच्चे के अंदर जो शारीरिक या मानसिक विकास हो रखा होता है उसमें दृढ़ता आ जाती है, उसमें मजबूती आने लगती है। ठीक है, सब सोचने समझने लगता है। और इस अवस्था में बालक प्राणों के समान व्यवहार प्रदर्शित करता है। वो ये समझता है कि मेरा व्यवहार बिल्कुल प्राणों के समान ही है ना, लोगों को, बड़े बड़े लोगों के समान है। इसी वजह से जे.एस. रॉस ने ऐसे सबसे पहली चीज़ जे.एस. रॉस ने मिथ्या परिपक्वता काल कह दिया है। तो मैं इस पर डायरेक्ट लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, इसमें लिखते हैं हम जे.एस. रॉस ने, जे.एस. रॉस ने इसे मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। मिथ्या परिपक्वता का काल कह दिया है। ठीक है, तो जे.एस. रॉस ने इसे क्या कहा है, मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। इसे याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। क्या कहा है, मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है जे.एस. रॉस ने। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बालक में क्या होता है, आत्मनिर्भरता की भावना विकसित होने लगती है। बालक अपना काम स्वयं करने लगता है। जैसे स्कूल जाता है, अपने आप तैयार होकर स्कूल चला जाता है, नहाना धोना, खाना पीना, खाना, वो सब बालक अपने आप करने लगता है। तो इसलिए कहते हैं हम कि इस अवस्था में बालक में आत्मनिर्भरता की भावना उत्पन्न होने लगती है। इस अवस्था में बालक में आत्मनिर्भरता आने लगती है। आत्मनिर्भरता आने लगती है, चलो अच्छी बात है। इस अवस्था में बालक में क्या आने लगती है, आत्मनिर्भरता आने लगती है। बालक रचनात्मक कार्यों में रुचि लेने लगता है। इस अवस्था में बालक क्या करता है, रचनात्मक कार्यों में रुचि लेने लगता है। तो आत्मनिर्भर आ जाएगा, अपना काम स्वयं से करने लगेगा। अब बालक क्या करेगा, जो उसके हाथ में होगा उसे खोल खोल के चेक करके देखेगा, इसमें क्या है, इसमें क्या नहीं है। बालक अपने हिसाब से, अपनी चीज़ों के हिसाब से अलग अलग तरह गुड्डी गुड़ियाँ वगैरह, जैसे कि रचनात्मक कार्य रुचि आने लगती है। इसका एक मेन उदाहरण है, जैसे कि छोटी छोटी बालिकाएँ होती हैं, तो वो क्या करती हैं, गुड्डी गुड़ियाँ बनाने लगती हैं। बालक भी क्या होते हैं, कोई मोटर पार्ट्स वगैरह के, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उनको इकट्ठे करके उनसे कोई भी सामान बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए कहते हैं उनमें रचनात्मक कार्यों में रुचि होने आने लगती है। इस अवस्था में बालक में रचनात्मक कार्यों में रुचि आने लगती है। इसे लिख लो, इस अवस्था में बालक में रचनात्मक कार्यों में रुचि आने लगती है। रचनात्मक कार्यों में रुचि आने लगती है। ठीक है भैया, रुचि आती है। अब बालक में जब रुचि आएगी तो फिर क्या करेगा, बालक तरह तरह के काम करेगा, है ना, काम करने की कोशिश करेगा। अच्छा, फिर रचनात्मक कार्य रुचि आने लगती है। ठीक है, अच्छा, बालक, छोटा बालक होता है तो समूह में खेलना पसंद करता है। जब छोटा बालक होगा समूह में खेलना पसंद करता है, अपने साथ के अपनी एज के बालकों के साथ खेलना पसंद करता है। तो इस अवस्था में बालक में सामूहिकता की भावना पैदा हो जाती है। किसकी सामूहिकता की भावना पैदा हो जाती है, इस अवस्था में सामूहिकता की भावना उत्पन्न होने लगती है, उत्पन्न हो जाती है। बालक समूह में खेलना पसंद करता है। अब बालक क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ समझने के लिए, जिससे कि रिवीजन अच्छी तरह से हो सके, है ना। अब बालक,
समूह में खेलने में रुचि लेने लगता है। इसलिए कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कुछ मनोवैज्ञानिक इसे समूह की आयु या चुस्ती की आयु भी कहते हैं। या चुस्ती की आयु कहते हैं। ठीक है, ठीक है जी। हाँ, तो हमने क्या कर लिया था? हमने कर लिया था कि इस अवस्था में सामूहिकता की भावना उत्पन्न हो जाती है और बालक समूह में खेलने की रुचि लेने लगता है, और इसलिए कुछ मनोवैज्ञानिक इसे समूह की आयु, चुस्ती की आयु भी कहते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक इसे समूह की आयु और चुस्ती की आयु कहते हैं। चलो जी, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और लिख लेते हैं इसमें। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। ठीक, एक और पॉइंट लिख लेते हैं हम इसमें। ठीक है, ठीक है जी। इसे मिटा देते हैं, ऊपर से रफ करते हैं हम। यहाँ से इसे रफ कर दे रहे, ये आपने लिख ही लिया होगा। चलो जी, ठीक, इतना कर देते हैं रफ। अच्छा, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इस अवस्था में सामाजिक और नैतिक गुणों का विकास होने लगता है। जब बालक जब बाल अवस्था में आता है तो सामाजिक और नैतिक गुणों का विकास होने लगता है बालक में। ठीक है, तो इसे लिख लेते हैं, सामाजिक और नैतिक गुणों का, और सामाजिक और नैतिक गुणों का विकास होने लगता है। बालक सामाजिक हो जाता है। बालक अपने से बराबर वाले बच्चों के साथ खेलता है, समूह में खेलता है, तो फिर वहाँ पर बच्चे का ज़्यादातर जीवन दूसरों की निंदा करने में ही व्यतीत करता है। आपने अक्सर करके बच्चों को देखा होगा कि बच्चे एक दूसरे की घृणा करते हैं या एक दूसरे से प्रशंसा करते हैं, है ना, यही चीज़ें करते हैं। तो बच्चे का अधिकतर जीवन कैसा होता है? दूसरे की प्रशंसा, दूसरों की निंदा करके ही व्यतीत होता है जब बालक छोटा होता है, बाल्यावस्था में होता है। अक्सर करके देखा होगा, अगर नहीं देखा हो तो आप इसे करके देखना, चेक करना। ठीक है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, इस अवस्था में इस अवस्था से बालक, या इस अवस्था में लिखते हैं, है ना, इस अवस्था में बालक में सामाजिक व नैतिक गुणों का विकास होने लगता है। सामाजिक व नैतिक गुणों का विकास होने लगता है। ठीक है भाई, अब बालक सामाजिक ही तो हो जाता है, विकास होने लगता है। ठीक, विकास होता है। ठीक है, बालक सामाजिक हो जाता है यहाँ से, है ना, बालक सामाजिक हो जाता है। तो बालक सामाजिक हो जाता है, अपने एक बराबर के बच्चों के साथ खेलता है। तो इस अवस्था में बालक का अधिकांश समय, बालक का अधिकांश समय दूसरों की प्रशंसा व दूसरों की निंदा करने में ही व्यतीत होता है। इसे लिख सकते हैं, क्या लिखोगे? दूसरों की प्रशंसा व दूसरों की निंदा करने में व्यतीत होता है। की निंदा करने में व्यतीत होता है। और बालक में जब बालक सामाजिक और नैतिक गुणों का विकास होने लगता है तो सामाजिक और नैतिक गुण क्या होते हैं? जैसे कि बालक आज्ञाकारी हो जाता है ना, बालक में सहयोग की भावना आ जाती है, सद्भावना की भावना आ जाती है। तो इसमें ऐसे लिख लो, इसके आगे एक लाइन और बढ़ा लो,
इस अवस्था में बालक में सामाजिक व नैतिक गुण, इस अवस्था में बालक में सामाजिक व नैतिक गुण जैसे आज्ञाकारिता, सद्भावना, सहयोग आदि विकसित होने लगते हैं, है ना, आदि विकसित होने लगते हैं। तो इतना ही है इसमें, जिससे ज़्यादा और कुछ नहीं लिखना, ठीक है। तो इतना ही लिख लो इसमें, चलो ठीक है भैया। तो इसे लिख लो बस इतना। बालोत्तर बाल्यावस्था में इतनी ही कुछ विशेषताएं हैं। इसके अलावा कुछ शारीरिक मानसिक विकास है, उसके हम पश्चिम में देखेंगे, ठीक है, उसको बाद में देखेंगे। इसे फिलहाल इतना लिख लीजिए, ठीक है, हो गया। आगे देखते हैं, किशोर अवस्था को देखते हैं, ठीक। इसे मैं टालता हूँ। तो इसे याद रखना, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कोल एवं ब्रूस ने कहा था। कोल एवं ब्रूस ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा था, ठीक है जी। चलो हटाते हैं इसे, अब आते हैं हम किशोरावस्था पर, सारा रफ करते हैं। अब हम आ जाते हैं भैया किशोरावस्था पर। किशोरावस्था को चेक करते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं किशोरावस्था, एज कितनी रहती है? 12 से 18 साल, 12 से 18 वर्ष। अच्छा रुक जाओ, 20 से लिखने से पहले किशोरावस्था, चलो ठीक है लिख लो, 12 से 18 साल। एज लिमिट रहती है 12 से 18 वर्ष, ठीक है भैया, 12 से 18 वर्ष रहती है। इसका पहला पॉइंट, इसे सबसे कठिन काल कहा है। ये जीवन का सबसे कठिन काल होता है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल होता है, सबसे नाजुक अवस्था होती है किशोरावस्था। हाँ, बहुत नाजुक अवस्था होती है। इस अवस्था में अगर बालक पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया तो हो सकता है बालक में गलत सोबत भी आ जाए, बालक में अच्छी सोबत भी आ जाए। तो इस अवस्था में बालक पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इस अवस्था में शारीरिक विकास होता है। तो सबसे पहले इसे लिखते हैं, किशोरावस्था जो है, यहाँ पे पॉइंट लिखता हूँ, विशेषताएं पढ़ रहे हैं तो विशेषता में देखेंगे। ये एडोलेसेंस, इसका इंग्लिश रूपांतर, इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? एडोलेसेंस होता है, ठीक है, ADOLESCENCE। एडोलेसेंस एक लैटिन शब्द, एडोलेसियर, ADOLESCER, एडोलेसियर से निकला है। इसका अर्थ क्या होता है? एडोलेसियर का मतलब होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। इसका अर्थ क्या होता है भैया? परिपक्वता की ओर बढ़ना, जिसका अर्थ परिपक्वता की ओर बढ़ना है। जिसका अर्थ क्या है? परिपक्वता की ओर बढ़ना, ठीक है, बढ़ना है। यानी कि बालक इस समय पर परिपक्व हो जाता है। बालक का मानसिक विकास लगभग पूरा हो जाता है, शारीरिक विकास भी लगभग पूरा हो जाता है। इस अवस्था में परिपक्व हो जाता है, हर तरह से परिपक्व हो जाता है इस अवस्था में बालक। अच्छा, इस कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसे सबसे कठिन काल कहा है, इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा है। यह जीवन का सबसे कठिन काल है, ऐसे लिखते हैं किर्कपैट्रिक ने। ये किर्कपैट्रिक मनोवैज्ञानिक थे। किर्कपैट्रिक नामक मनोवैज्ञानिक ने
इस अवस्था को सबसे कठिन काल कहा है। कौन सा क्या कहा है? सबसे कठिन काल कहा है। सबसे कठिन काल कहा है। तो ये याद रखना, किसने सबसे कठिन काल किसने कहा है? सबसे कठिन काल किसने कहा है? किर्कपैट्रिक साहब ने इसे सबसे कठिन काल कहा है। ठीक है, अच्छा, ये सबसे कठिन काल होता है। इसे जीवन का बसंत काल भी कहते हैं, इसे लिख लो। कुछ मनोवैज्ञानिक इसे जीवन का बसंत काल कहते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक इसे जीवन का बसंत काल कहते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक इसे जीवन का बसंत काल कहते हैं। ठीक है भैया, कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्होंने इसे क्या कहा है? जीवन का बसंत काल कहा है। अच्छा जी, और क्या होता है? स्टेनले हॉल नामक मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा है? तो इसके संदर्भ में सबसे मेन, सबसे मुख्य, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेनले हॉल ने लिखा है। स्टेनले हॉल ने क्या लिखा है? स्टेनले हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था स्टेनले हॉल ने लिखा है कि किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तथा संघर्ष का काल है। तथा संघर्ष का काल कहा है। संघर्ष का काल है, ऐसे लिखो। ठीक है, इसे याद रखना। किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव तथा संघर्ष का काल है, ये कहा है स्टेनले हॉल ने। स्टेनले हॉल साहब जी ने कहा है, क्या कहा है? ये इतनी सी बात कही है। ठीक है, ये बात कही है। इस अवस्था में शारीरिक विकास होता है, तीव्र गति से होता है। इस अवस्था के लक्षण देखते हैं। इस अवस्था में शारीरिक विकास होता है। इस अवस्था में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। तथा कुछ शारीरिक परिवर्तन आते हैं, है ना? और तथा कुछ शारीरिक परिवर्तन आते हैं। तथा कुछ शारीरिक परिवर्तन आते हैं। अब परिवर्तन क्या आते हैं उसे मैं नीचे लिखता हूँ। यहाँ पे परिवर्तन क्या आते हैं। इस अवस्था में बालक, इसे लिखते हैं। अब परिवर्तन क्या आते हैं? कुछ शारीरिक परिवर्तन ये आते हैं, जो बालक जो होता है वो पुरुषत्व को प्राप्त हो जाता है, और बालिकाएं स्त्रीत्व को प्राप्त हो जाती हैं। बालक के अंदर जैसे दाढ़ी मूछ वगैरह आने लगती हैं, और आवाज़ में कठोरपन आ जाता है, कठोरता आ जाती है, और बालिकाओं की आवाज़ में कोमलता आ जाती है, और उनमें वक्षस्थल की चौड़ाई वगैरह ये कुछ बढ़ जाती हैं। आपको पता है इस चीज़ों को। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, इस अवस्था में बालक पुरुषत्व को तथा बालिकाएं स्त्रीत्व को प्राप्त होती हैं। ठीक है,
तो पता है पुरुषों में कौन से क्या क्या बदलाव होते हैं और पुरुष स्त्रीत्व में क्या क्या बदलाव होते हैं, इसे याद रखना। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है शारीरिक विकास होता है तो इस अवस्था में बालक का मानसिक विकास भी होगा। तो इस अवस्था में बालक का मानसिक विकास होता है, हम इसे लिखेंगे। इस अवस्था में बालक का मानसिक विकास भी तीव्र होता है। ठीक है, और तीव्र होता है मानसिक विकास में इस जैसे कि कल्पना, चिंतन, क्या क्या होता है इसमें, कल्पना, चिंतन, तर्क तथा समस्या निराकरण की समस्या निराकरण, निर्णय लेते हैं, ऐसे एक लाइन में लग जाएगा। तर्क, कल्पना, चिंतन, तर्क तथा निर्णय लेने की क्षमता तथा निर्णय लेने की योग्यता का विकास होता है, की योग्यता का विकास होता है। ठीक है, तो इस अवस्था में बालक का मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है। जैसे कल्पना, चिंतन, तर्क, निर्णय शक्ति, दुआ, स्वप्न देखता है बालक, कुछ भी ले सकते हैं, बस हमें तो ये फैक्ट पढ़ना है, तो बस इसलिए हमने पढ़ लिया। निर्णय लेने की योग्यता का विकास होता है। ठीक है, और क्या होता है, और इसमें लिखते हैं आगे सबसे मेन चीज, सबसे ज़्यादा मेन, सबसे ज़्यादा मेन ये है, यहाँ लिखता हूँ, इस अवस्था में बालक में स्थायित्व तथा समायोजन का अभाव होता है। यानी कि बालक की मन की स्थिति बिल्कुल शैशवावस्था की भांति अस्थिर हो जाती है, बिल्कुल शिशुओं की भांति अस्थिर हो जाता है बालक। ठीक है, ठीक। इस अवस्था में बालक में स्थायित्व तथा समायोजन का अभाव होता है। स्थायित्व तथा समायोजन का अभाव होता है। यानी कि बालक का शारीरिक विकास तो होता है, लेकिन शारीरिक विकास के साथ साथ वो अपने सामंजस्य नहीं बैठा पाता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं इस अवस्था में बालक में स्थायी तथा समायोजन का अभाव होता है। बालक की नाजुक हालत होती है इस समय पे। इस समय बालक किसी दूसरे के बहकावे में आ सकता है। ये ऐसी अवस्था होती है किसी दूसरे के बहकावे में भी आ जाता है। जैसी संगति मिले बिल्कुल उस संगति में परिवर्तित होना चाहता है इस अवस्था में बालक। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं इस अवस्था में बालक में स्थायित्व तथा समायोजन का अभाव होता है। अर्थात बालक की मन स्थिति शिशुओं की भांति अस्थिर हो जाती है। शिशुओं की भांति अस्थिर हो जाती है। ठीक है, और इसी वजह से J.S. रॉस ने इसने शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कहा है। J.S. रॉस ने इसे शैशवावस्था
शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कहा है। ठीक है, और जे.एस. रोस ने इसे क्या कहा है? शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कहा है। अच्छा जी, बताओ कोई दिक्कत? इसे याद रखना ज़रूरी है। ये भी सारी चीज़ याद रखनी ज़रूरी है, लेकिन इसे ज़्यादा याद रखना ज़रूरी है क्योंकि ये चीज़ पेपर में पूछी जा सकती है और पूछी भी जा चुकी है पहले। ठीक है, अच्छा ये हो गया। नीचे का मिटा देते हैं हम जब तक। ठीक है, ये लिख ही लिया होगा वैसे तो, चलो हटा ही देते हैं इसे नीचे तक। थोड़ा सा 2 पॉइंट और हैं, फिर आपको हम छोड़ देंगे। इस अवस्था में परोपकार व त्याग की भावना प्रबल होती है। भाई कैसे? चलो पहले लिख लेते हैं। इस अवस्था में परोपकार व त्याग की भावना प्रबल होती है। इस अवस्था में त्याग व परोपकार की भावना प्रबल होती है क्योंकि ये ऐसी अवस्था होती है कि इस अवस्था में बालक बिल्कुल जिस समूह का भाग जिस समूह का सदस्य होता है, बिल्कुल उस समूह में ढलना चाहता है, बिल्कुल उस समूह में ढल जाता है, उस जैसे बिल्कुल उसी समूह की भांति व्यवहार करने लगता है। जैसा भी होता है वो वैसा ही करने लगता है, जैसा समूह होता है वैसा ही काम करने लगता है। अगर अच्छा समूह होगा तो वो उसके चरित्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, अगर उसका गलत समूह होगा तो उसके चरित्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इसमें हमने कहा परोपकार त्याग की भावना कैसे होती है। यही ऐसी अवस्था होती है, इस अवस्था में बालक देश प्रेम के प्रति या फिर समूह के प्रति मरने और मिटने के लिए भी तैयार हो जाता है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं इस अवस्था में परोपकार व त्याग की भावना प्रबल होती है। ठीक है, अच्छा इस अवस्था में अपराध प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं भाई। इस अवस्था में अपराध प्रवृत्ति का विकास होता है। अपराध प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। ठीक है, अपराध प्रवृत्ति का विकास हो जाता है, यानी कि इस अवस्था में बालक अपराधी भी बन सकता है। इसी वजह से इस अवस्था को नाजुक अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बालक को निराशा लगती है, असफलता होती है और नई चीज़ों की सीखने की ललक उसमें अपराध प्रवृत्ति का विकास करने लगती है। वो कभी भी दूसरे का हस्तक्षेप सहन नहीं कर पाता अपने काम में। इसी वजह से कभी कभी बालक, इस अवस्था का बालक घर से पलायन करने के लिए भी तैयार हो जाता है। यही सबसे नाजुक अवस्था होती है, इसीलिए कहते हैं। ठीक है, और नंबर लास्ट ही लिख लेते हैं। हाँ, लास्ट ही रख दो। इस अवस्था में बालक में आत्मसम्मान की भावना प्रबल होती है। आत्मसम्मान की भावना विकसित होती है। ठीक है, इस अवस्था में बालक में आत्मसम्मान की भावना विकसित होती है। आत्मसम्मान की भावना कहाँ विकसित होती है? वो किशोर अवस्था में। अपराध प्रवृत्ति का विकास कहाँ होता है? किशोर अवस्था में। परोपकार व त्याग की भावना कहाँ प्रबल होती है? किशोर अवस्था में। शैशवावस्था की पुनरावृत्ति किसे कहा? किशोर अवस्था को। तो ये चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो आत्मसम्मान की भावना विकसित हो जाती है इस अवस्था में, यानी कि इस अवस्था में बालक मतलब खुद का सम्मान करने लगता है। वो चाहता है दूसरे भी उसका सम्मान करें। तो वो इस अवस्था में बालक अपने समूह में या जिसके समूह का सदस्य होता है उस समूह में अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश करता है। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। और इससे पहले वाली वीडियो आपको लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे वहाँ से देख लीजिए। और हमने सारे के सारे नोट्स प्रिपेयर करा रहे हैं, सारे नोट्स तैयार करेंगे और इसके बाद इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। टेक केयर, बाय बाय।